अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आगे पढ़ेंगे हम। तो हमने अब तक के पढ़ा विशेषण, विशेष्य और उनके चार प्रकार में से हमने गुणवाचक विशेषण देख लिया है, संख्यावाचक विशेषण देख लिया, उनके दो भेद देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम आगे बढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण की तरफ। तो पहले हम देखेंगे परिमाणवाचक की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए परिमाण, यहाँ पे परिमाण का अर्थ ही माप तोल होता है। परिमाण का अर्थ माप तोल होता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंफ्यूज अक्सर करके संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में आप कंफ्यूज होते हैं। तो परिमाण का अर्थ माप और तौल, ये समझ लीजिए आप। मापना, तौलना, तराजू से तौलना, और किसी लीटर से, लीटर का जो यूनिट होता है ना, लीटर यूनिट जहाँ पर आ गया तो वह माप हुआ, और तौल जहाँ पे किलो का वज़न का कोई यूनिट आ गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहले तो हम परिमाणवाचक विशेषण को समझ में आ गया हमारे पूरी तरह से। परिमाण यानी जिस चीज़ में, जिस शब्द के साथ में संख्या तो होती है, संख्या के साथ में क्या है, माप या तौल लगा हुआ है। माप का मतलब समझ में आया आपके, लीटर की यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तौल में किलो का इस्तेमाल किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। इसमें भी दो ही भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया आपके? जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखे, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखा है, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक के कुछ उदाहरण देखेंगे। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। मीटर यानी हम उसे किस चीज से गिन रहे हैं, स्केल से गिन रहे हैं, है ना। मीटर स्केल से गिन रहे हैं ना, 2 मीटर। तो 2 तो है, 2 एक संख्या है, लेकिन उसके साथ में मीटर का भी शब्द जुड़ा हुआ है। 2 मीटर, 2 कपड़ा लगेगा ऐसा नहीं है, 2 मीटर कपड़ा लगेगा। मीटर आ गया मतलब वह क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण, और 2 संख्या उसकी आपको बताई जा रही है। दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया। ग्राम तौल के लिए उपयोग किया जाता है, गिनने के लिए, है ना। इसी तरह से कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। तो 10 लीटर आप समझ ही गए होंगे, 10 लीटर, 10 तो संख्या है, बट संख्या के साथ में लीटर का उपयोग किया गया है, यानी एक यूनिट लगाई गई है लीटर, जिससे आप किसी चीज़ को नापते हैं। तो आप लोगों के समझ में आया, संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ संख्या होती है, और परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण के साथ, संख्या के साथ उसका एक परिमाण भी जोड़ा जाता है। वह परिमाण का अर्थ क्या है, माप और तौल। आगे बढ़ेंगे हम। उपयुक्त सभी वाक्यों में
किसी न किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है। अंततः उनका बोध कराने वाले शब्द जैसे 2 लीटर, 2 मीटर कपड़ा, 250 ग्राम मक्खन, 10 10 लीटर तेल निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे हम। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी के उल्टा, जैसे हमने पहले संख्यावाचक विशेषण में देखा है कि वहाँ पर संख्या का बोध नहीं हो रहा था, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में भी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी हमें संख्या का बोध नहीं होगा। देखिए, हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, थोड़ा सा कपड़ा। अब कपड़े को हम मीटर में गिनते हैं, आधा मीटर, पाव मीटर। कभी कभी हम हाथों से बता देते कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए, है ना। यदि हम उसको नापे, उसको गिन तो नहीं सकते, हम नापना पड़ेगा हमें। हाँ, गिनने के लिए हमें उसे नापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है, स्केल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा किस चीज़ का आभास हो रहा है कि यदि उसे नापा जाए तो वह इतने इतने मीटर होगा, है ना। थोड़ा सा। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। थोड़ी चीनी डाल दो का मतलब 1 चम्मच कितने ग्राम होगा, है ना। तो आधा ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, है ना। उस ग्राम के हिसाब से चीनी डाल दो। यानी चाय के अंदर आधा पाव चीनी डाल दो। रंजना के लिए अधिक भोजन रखना पड़ा। अधिक भोजन, 1 किलो का आटा भिगो के रख दिए उनके लिए, है ना। तो अधिक यहाँ पे अनिश्चित बताया जा रहा है। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, यानी ज़्यादा खाना खा लिया। ज़्यादा जो है अनिश्चित है। इन वाक्यों में थोड़ा सा, थोड़ी, अधिक तथा ज़्यादा विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे हैं। अंततः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे हम। आप लोग देख रहे होंगे नीचे कलर के एक पट्टे पर लिखा हुआ है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित और अनिश्चित समझ में आया आपके। संख्या और परिमाण समझ में आ गया। गुणवाचक विशेषण तो बहुत आसान था, है ना। गुणों का बखान था उसमें पूरा। गुण के उदाहरण भी हमने बताए थे आपको। संख्या और परिमाण दोनों ही अलग अलग है। संख्या में सिर्फ संख्या होती है और परिमाण में माप और तौल भी होता है। आगे बढ़ेंगे हम। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर देखेंगे। कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है तब वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किताबें, खिलौने, बच्चे, गाड़ी, घर, मोबाइल आदि गिनने योग्य है, काउंटेबल है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कपड़ा, पेट्रोल, तेल, घी आदि मापे या तौले जाते हैं, गिने नहीं जाते। काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता है ना। कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे हम।
मेरा नाम 11 खिलाड़ियों की सूची में नहीं था। मेरी दादी 65 वर्ष की है। आज कक्षा में बहुत कम छात्र आए। दोनों ही उदाहरण में ऊपर 11 और 65 संख्या है, लेकिन हमने इसके पहले पढ़ा है बहुत कम छात्र आए हैं, यानी छात्रों को गिना जा सकता है ना। कम है लेकिन उसे गिना जा सकता है। उसी प्रकार से परिमाण में देखेंगे हम, परिमाणवाचक विशेषण में मुझे 5 एकड़ जमीन खेती के लिए चाहिए। 5 एकड़, 5 संख्या है लेकिन संख्या के साथ में एक परिमाण भी जुड़ा हुआ है जिसे एकड़ यानी जिसे नापा जाता है ना। मैंने 3 लीटर दूध लिया है जिसे मापा गया है ना। लीटर को मापा जाता है, 3 लीटर दूध लिया। इसी तरह से आज बहुत बारिश होगी। बारिश को भी हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं, है ना। तो बारिश क्या हुई? बहुत हुई, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं बताई जा रही है। तो संख्या नहीं बताई जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे वह परिमाणवाचक विशेषण का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। आखिरी हमारा चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी सर्वनाम। सर्वनाम से बना, सर्वनाम हमने संज्ञा में पढ़ा है। संज्ञा सर्वनाम, नाम के बदले, नाम के स्थान पर, नाम की जगह पर दूसरा कोई शब्द उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, वह बालक बहुत साहसी है। वह बालक, बालक का नाम नहीं लिया जा रहा है, संज्ञा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सर्वनाम का उपयोग किया जा रहा है। और वह बालक, देखिए सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, हाँ, उसे समझेंगे हम। यह कार एकता की है। यह भी जो शब्द है आप इसे सर्वनाम भी कह सकते हैं, लेकिन हम अभी इस समय सर्वनामिक विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे यह जो है तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, है ना। आप दूसरी जगह पे कभी उसके सर्वनाम भी कह सकते हैं। उपयुक्त वाक्य में वह तथा यह शब्द सर्वनाम है, लेकिन ये शब्द बालक तथा कार संज्ञा शब्दों से पहले लगाकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किसके पहले लग रहा है? संज्ञा से पहले लग रहा है। बालक एक संज्ञा है, कार एक संज्ञा है, बालक जातिवाचक संज्ञा है ना। अंततः ये सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार से हम सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगाई जाती है, यानी नाम के साथ में, संज्ञा के साथ में। संज्ञा की हमने प्रकार देखे, संज्ञा के 5 प्रकार देखे, है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, है ना, देखे ना। हाँ, उसी में से जो भी सर्वनाम है उसके संज्ञा के पहले सर्वनाम लगाया जाता है तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आपके सभी के समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका और इसके पहले की वीडियोस का सभी का स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इस पर आपको परीक्षा में
प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पे आधारित कुछ वाक्य बनाए जाएंगे। कुछ वाक्य में से आपको विशेषण निकालना है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।